डियर स्टूडेंट्स, पिछले वाले वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि उसका क्वेश्चन हल करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। कुछ बच्चों ने प्रयास किया और इस वीडियो के जो लेट हो रहा है इसका मेन कारण ना आप लोग हैं। मैंने आपसे बोला था कि जब तक आप लोग किसी भी वीडियो को ढंग से नहीं देखोगे, उसमें व्यूज़ मुझको दिखाई नहीं देंगे, तब तक मैं अगला वीडियो पोस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है ना भाई। दोनों सेक्शंस में मिलाकर हमारे पास कम से कम 150 स्टूडेंट होने चाहिए, और 150 स्टूडेंट्स में से जो वीडियोस को देखने वाले बच्चे हैं वो केवल 30 या 40 रहते हैं हर उसमें। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप स्टडी करेंगे तो हम लोग अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। इन वीडियो के लेट होने में तो मैं अगर और भी क्वेश्चंस इसमें ऐड करूं तो इतने प्रयासों के बाद भी आप लोग थोड़ा भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखें, क्योंकि मुझे जितना मुझे प्रोत्साहन मिलेगा उतना मैं प्रोत्साहित होके आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को लाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन से। तो उस क्वेश्चन में यहाँ पर x की वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है, तो इस वाले फिगर को, इस वाले जो डायग्राम है, इस परपथ को हम इस तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको बता रखा था कि एक व्हीट स्टोन सेतु है। ठीक है, और व्हीट स्टोन सेतु जब संतुलन की अवस्था में होता है तो उसमें जो प्रतिरोध लगे हैं P/Q और R/S, ठीक है, तो इनका अनुपात एक निश्चित होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग व्हीट स्टोन सेतु की कंडीशन लगाएं, तो व्हीट स्टोन सेतु की कंडीशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक प्रतिरोध 3 ओम, ठीक है, उसके सामने का प्रतिरोध 6 ओम, उधर आपका एक्स ओम, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पर 12 ओम। ठीक है, तो अगर व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन देखी जाए तो उसकी शर्त आपसे कहती है कि P/Q की वैल्यू ये बराबर होनी चाहिए R/S के। तो अब ये सीधा सा एक गणित का अनुपात बन गया, और यहाँ से आपको x का मान निकालना है। कैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6 2 12, 2 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू 3 इंटू 2 यानी 6 ओम आ जाएगी। तो इस प्रकार जो अज्ञात प्रतिरोध है इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, दिस इज इक्वल्स टू 6 ओम। ठीक है, ये सवाल का पहला पार्ट था। अब उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि जो 4 ओम प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो 4 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान पता करने के लिए इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी, उसके लिए हमें इस पूरे परपथ का आपको प्रतिरोध पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 4 ओम में आपको परपथ में प्रवाहित कुल धारा का पता करना है तो पहले कुल प्रतिरोध पता करें। तो उसके लिए हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, और ध्यान रखिए कि जब ये संतुलन की अवस्था में हो जाएगा तब ये 10 ओम काम नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज ओपन लाइका, दिस इज शो एज अ ओपन सर्किट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 ओम आ जाएगा आपका। उसके आगे देख लीजिए 6 ओम आएगा, ये बीच वाली आर्म नहीं बनाएंगे, यानी सीधा तार दोनों श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, 3 ओम और 6 ओम, और यहाँ पर 6 और 12 ये दोनों आपके श्रेणी क्रम में आएंगे, बीच का ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। 3 ओम ये आया और 6 ओम इधर, इसके नीचे दूसरी आर्म में 6 ओम, जो एक्स ओम आपने निकाला उसकी जगह 6 ओम ही लिखिए, और यहाँ पर 12 ओम। ठीक है, और इसके दोनों खुले सिरों को 4 ओम जो ये लगा हुआ है बैटरी के पास में, इससे कनेक्ट किया, ये 4 ओम आया, और इसके साइड में यहाँ पर 5 वोल्ट की एक सेल लगा हुआ, उसको उससे कनेक्ट किया। तो इजीली क्लियर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 और 9, ये आपका 9 ओम हो जाएगा, यानी 6 और 3 के प्लेस पर आप 9 ओम लिख सकते हैं, और 6 और 12 के प्लेस पर आप 18 ओम। क्यों किया, समझ ही गए होंगे सभी लोग कि 3 ओम और 6 ओम आपके श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका R1+R2 होता है, इसलिए 3 ओम और 6 ओम इक्वल्स टू 9 ओम, एंड 6 + 12 दिस इज इक्वल्स टू 18 ओम। इसके साथ में 4 ओम और साथ में एक सेल।
ठीक है, ये मैं सब आपको क्लियर करके बता रहा हूँ जिससे कि किसी भी छात्र को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अब यह 9 ओम और 18 ओम, दीज बोथ आर इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इन्हें जोड़ने का तरीका, ठीक है, तो 1/9 यानी हम इसको आर डैश कर लें। अगर इन पॉइंटों को आप ए और बी, ए और सी डिनोट किया हुआ है तो इसको आप आर ए सी करके लिख लें। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/9 प्लस 1/18। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ से आर ए सी यानी ए और सी के बीच में कितना प्रतिरोध लगा हुआ, तो यहाँ से 18, इसका एलसीएम लिया, 9 2 ज़ेड 18, 2 18 1 1 यानी 3/18। ठीक है, 3 से 6 टाइम्स यानी 1/RAC, दिस वैल्यू इक्वल्स टू 1/6, और यहाँ से RAC का जो मान आएगा वो मान कितना, 6 ओम। ठीक है, तो 9/18 इन दोनों के प्लेस पर अब कितना आ जाना चाहिए, अब के पर प्लेस पर 6 ओम, तो उसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 6 ओम और नीचे ये 4 ओम और आगे सेल। ठीक है, अब 6 ओम और 4 ओम ये दोनों आपके किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। ठीक है, तो कुल प्रतिरोध यानी परपथ का कुल प्रतिरोध अगर पूछा जाए तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू 6 + 4 देन दिस इज इक्वल्स टू 10 ओम। ठीक है, अभी हम लोग अपने टारगेट पे नहीं पहुंचे हैं। अभी हमने क्या किया है, हमने उस परपथ में लगे हुए कुल प्रतिरोध का मान पता किया है। ठीक है, अभी हमें धारा का मान निकालना है जो 4 ओम में से होकर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, 4 ओम में कितनी धारा बह रही है, तो उसका मान निकालने के लिए कुल विद्युत वाहक बल यानी 5 आएगा अपॉन टोटल रेजिस्टेंस पूरे का। ठीक है, देखते हैं। तो इस प्रकार 4 ओम में प्रवाहित धारा का मान निकालने के लिए आई यानी 4 ओम का जो प्रतिरोध लगा हुआ था उसमें कितनी धारा होगी, कुल विद्युत वाहक बल बट्टे कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल का मतलब सेल कितने का लगा था, 5 वोल्ट का। कुल प्रतिरोध जो भी हमने निकाला हुआ आया था पर 10 से 5 में डिवाइड कीजिए, भाग लगा दीजिए, दिस वैल्यू इक्वल्स टू 0.5 इतना एम्पियर। ठीक है, ये आपकी करंट आ गई पूरी। अब पूछा गया 3 ओम में प्रवाहित धारा कितनी होगी। ठीक है, तो 3 ओम में प्रवाहित धारा का मान निकालने के लिए थर्ड पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 3 ओम में प्रवाहित धारा, देखेंगे अब हमसे 3 ओम में प्रवाहित विद्युत धारा का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 3 ओम में प्रवाहित विद्युत धारा का मान यानी जैसे ही करंट आपकी बिंदु ए पर आएगी, आई धारा जो यहाँ बह रही थी, आई का मतलब जितनी करंट आपने 0.5 एम्पियर यहाँ से निकाला, 0.5 एम्पियर करंट यहाँ पर बिंदु ए पर आएगी, उसमें से कुछ करंट आप मान लीजिए ऊपर चली गई I1 और कुछ करंट नीचे वाली आर्म में आ जाएगी I2। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि I का जो मान है वो 2 से मिलकर बना I1 प्लस I2 से, और यहाँ पर ये क्लियर है कि I की जो वैल्यू है वो 0.5 है और I1 और I2 के मान हमको पता करने हैं, ये दोनों वैल्यूज हमको पता करनी। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए, इसके ऊपर काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और स्टूडेंट्स यहीं पर दिक्कत देते हैं, प्रॉब्लम यहीं पर होती है। समझ लीजिए, अगर आपको यहाँ पर I1 I2 के मान निकालने हैं तो सबसे पहले आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए ए और सी के बीच में, यानी VAC का मान पता चलना चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस VAC। ठीक है, यहाँ पर अगर टोटल पोटेंशियल पूछा जाए तो ये तो 5 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पर 5 वोल्ट थोड़ा ही होगा। ठीक है, तो VAC का मान आप कैसे निकालेंगे, तो VAC का मान कैलकुलेट करने के लिए ओम का नियम V = I × R। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमको पता करना है VAC ए और सी के बीच में, तो ए सी के बीच में ये तो प्रवाहित कुल धारा हुई जिसका मान हम 0.5 एम्पियर लगाएंगे। आर कौन सा रखा जाए, आर रखा जाएगा ए और सी के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध था। ठीक है, आर ए सी का मान हमने कितना निकाला था, आर ए सी का मान हमने निकाला था 6 ओम। समझ में आया, जो किसके बीच में था, सिर्फ ए और सी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस था। यस, आप लोग यहीं गड़बड़ करते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं टोटल लगा देते हैं, टोटल नहीं लगा, टोटल लगा लो तो यहाँ का पूरा निकलेगा। ठीक है, हमको तो केवल ए और सी के बीच का चाहिए, तो प्रतिरोध भी ए और सी के बीच वाला ही लगेगा। तो VAC = I × RAC, तो I की वैल्यू 0.5 इंटू एंड द वैल्यू ऑफ RAC, दिस वैल्यू इक्वल्स टू कितना, 6 ओम। ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू 3 वोल्ट। तो देख लिया आपने कि ए और सी के बीच में जो विभव है वो 3 वोल्ट है और 5 वोल्ट यहाँ से चल रहा है।
ठीक है, 3 वोल्ट यहाँ रह गया। अगर 4 ओम के सिरों पे पूछा जाए तो यहाँ पर इसका 2 वोल्ट। ठीक है, 5 चौक 20, 0.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना बता दिया। अब तो VAC का मान 3 वोल्ट हो गया। अब आपको निकालनी है करंट। ठीक है, तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए नहीं, 3 ओम में धारा, 3 ओम में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा की वैल्यू निकालने के लिए ये आप लगाएंगे I1। ठीक है ना, VAC वही चीज़ चल रही है, कुल विद्युत भागुल नहीं ले रहे हैं, अब केवल A और C के बीच में विद्युत विभव कितना वो लिया, अपॉन उस भुजा में कितना प्रतिरोध है, उस भुजा में प्रतिरोध। ठीक है, मैं उसको बता देता हूँ, भुजा में प्रतिरोध क्यों लिखा मैंने उस चीज़ को भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए सब चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पर, कोई भी दिक्कत, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो मैं आपसे क्लियर ना करूँ। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस VAC के बीच में, भाई AC चाहे आप I1 का मान निकालो तब भी पोटेंशियल डिफरेंस A और C के बीच में निकलेगा, चाहे I2 निकालो तब भी पोटेंशियल A और C के बीच वाला ही लगेगा, लेकिन प्रतिरोध के मान अलग होंगे। जब I1 निकालेंगे तब 6 + 3 यानी 9 यूज़ किया जाएगा। I2 का जब मान निकालोगे तब प्रतिरोध 6 + 12 यानी 18 यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो उस भुजा में प्रतिरोध कितना है, ऊपर वाली भुजा ली जा रही है, 6 + 3 यानी 9 ओम। तो इसको सॉल्व करोगे, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 9, यानी धारा का मान आएगा 1/3 एम्पियर। ठीक है, इसी तरह से 12 ओम में चौथा पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट में 12 ओम में प्रवाहित धारा। देखिए समझ में आ जाना चाहिए, जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो ध्यान से पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें क्लियर हो गया होगा कि 12 ओम यानी I2 करंट जो निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस VAC लिया जाएगा, लेकिन आर्म में जितना प्रतिरोध नीचे वाली भुजा में प्रतिरोध लगा हुआ यानी 6 + 12 यानी 18 प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से वही चीज़ आएगी, VAC अपॉन नीचे कितना 6 + 12, तो VAC का मान वही है 3 वोल्ट, नीचे 18, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18 एंड दिस वैल्यू इक्वल्स टू 1/6 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या क्या पता किया, एक्स की वैल्यू की, एक्स की वैल्यू आई आपकी 6 ओम, टोटल करंट आई की वैल्यू 0.5 एम्पियर, I1 यानी ऊपर वाली भुजा 3 ओम कह लो या 6 ओम कह लो, ठीक है, ऊपर वाली भुजा में जो 6 ओम है उसमें जो करंट बहेगी I1 1/3 एम्पियर एंड I2 दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/6 एम्पियर। ये सभी आपके आंसर है। ठीक है, इसी तरह के अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को मैं, और पोटेंशियल डिफरेंस वाला क्वेश्चन मैं आपको एक बार और अच्छे से इसमें करके बताऊंगा। बोर्ड परीक्षा में लाए हुए क्वेश्चंस को एक बार और देख लेंगे। ठीक है, बस ज़रूरी है कि आप लोग अपने पूरे मनोयोग से स्टडी करिए। ठीक है, जब तक 50 व्यूज़ नहीं होंगे मैं अगला वीडियो पोस्ट नहीं किया करूँगा। ठीक है, अब ये आपको कितना पढ़ना है, कितनी जल्दी पढ़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।